Hello beta, welcome to physics classes. And in my last videos beta, what we have discussed till now, in my last videos we have discussed vector addition by graphical method and vectors addition by पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है कि व्हेन टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर गिवन बाय टू वेक्टर्स, vector A and vector B taken in same order, then third side, that is closing side of triangle given by third vector taken in opposite order will be the resultant of two vectors A and B, will be the resultant of two vectors A and B। इसका मीनिंग, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, when two sides of a triangle are given by two vectors A and B taken in same order, then third side given by third vector C taken in opposite order will be the resultant of two vectors A and B। तो A और B का जो रिजल्टेंट होगा वो आपकी क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, और वो क्लोजिंग साइड आपकी किसके अलोंग होगी, अलोंग थर्ड वेक्टर दैट इज C के C वेक्टर। एंड C वेक्टर आपका किस ऑर्डर में होगा, C वेक्टर आपका A और B से अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर वेक्टर C का ऑर्डर A और B के ऑर्डर के पैरेलल हो जाएगा, अगर वेक्टर C का ऑर्डर ए और बी वाला जो ऑर्डर है उसके सेम हो जाएगा, तो उस केस में इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या होगा, जीरो होगा। मैं बेटा ये बता रहा हूं कि अगर वेक्टर ए और बी का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है, वेक्टर ए और बी आपके किस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, बोथ विल फॉलो एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर। एंटी क्लॉकवाइज आप चेक कर सकते हो कि ए और बी आपके कैसे मूव कर रहे हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब चेक करो जो वेक्टर C है उसकी एरो कैसी है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चेक करो, सेंटर पे अपना थंब रखो और फिर चेक करो, फिंगर्स को फोल्ड करो। अब चेक करो जो आपकी नेल्स हैं वो वेक्टर C की एरो के अलोंग आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो आपकी रोटेशन देखो कैसी है, रोटेशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है। अब चेक करो वेक्टर A और वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B इन दोनों का ऑर्डर कैसा है, इन दोनों का ऑर्डर बेटा एंटी क्लॉकवाइज, चेक कर सकते हो आप। नाउ प्लेस योर राइट हैंड, स्ट्रेच फिंगर्स अलोंग वेक्टर A, then fold your fingers, then your nails will be acting along vector B। तो अब चेक करो जो आपकी फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं वो किस रोटेशन को फॉलो कर रही हैं, तो यहां आपकी जो फिंगर फोल्ड हो रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रही हैं। तो A और B ये दोनों वेक्टर आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं, और वेक्टर C आपका क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर C का जो ऑर्डर है वो क्लॉकवाइज है, इट इज क्लॉकवाइज ऑर्डर, और वेक्टर A और B का इन दोनों का ऑर्डर कैसा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर बाय टू वेक्टर्स, vector A and vector B, then third vector taken in opposite order will be the resultant of two vectors A and B, तो बेटा सिंपल बेसिक स्टेटमेंट कैसे बताओगे, स्टेटमेंट कैसे डिस्कस करोगे, when two vectors are taken along two sides of a triangle, when two vectors are taken along two sides of a triangle in same order, then third vector taken along third side and it is in opposite order, then it will be the resultant of vector A and vector B, it will be the resultant of vector A and vector B। तो सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है तो कैसे लिखोगे बेटा कि when two sides of a triangle are
represented by two vectors A and B taken in same order. When two sides of a triangle are represented by two vectors A and B taken in same order, then third side or closing side of triangle represented by third vector, that is vector C, taken in opposite order, will be the resultant of vector A and vector B. It means vector C equal to vector A plus vector B. ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब बेटा माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि अगर वेक्टर C का ऑर्डर हम चेंज कर दें, अगर वेक्टर C का ऑर्डर हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो उस केस में क्या होगा। तो अगर वेक्टर C का आप ऑर्डर चेंज करोगे, अगर वेक्टर C को भी आप एंटी क्लॉकवाइज लेके आओगे तो क्या होगा, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो अगर ये तीनों सेम ऑर्डर में होंगे तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C एंड इट इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग इनिशियल पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल पॉइंट के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम थ्री वेक्टर्स को ट्रायंगल के अंदर सेम ऑर्डर में लेंगे तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग व्हेन थ्री वेक्टर्स इन ए ट्रायंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर सम विल बी 0। तो बेटा हम थ्री वेक्टर्स को अगर सेम ऑर्डर में ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। कैसे ऐड करेंगे अभी चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, तो अगर हमें वेक्टर A में वेक्टर B को ऐड करना है तो वेक्टर B हमारा डिस्प्लेस होने के बाद कहां आएगा, वेक्टर B की जो टेल होगी वो वेक्टर A के हेड से टच करेगी। तो ये वेक्टर B आपका यहां आ चुका है। तो अगर वेक्टर B आपका A में ऐड होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर B की जो टेल होगी वो वेक्टर A के हेड से टच करेगी। देन आफ्टर वी कैन ऐड वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब चेक करो इन दोनों का ऑर्डर सेम हो चुका है, तो अब हमारे पास थर्ड वेक्टर क्या है, दैट इज वेक्टर C। अब वेक्टर C को अगर आपको ऐड करना है B के साथ तो वेक्टर B का जहां हेड होगा वहां वेक्टर C की टेल आएगी। तो ये वेक्टर C की आपकी टेल आ चुकी है और ये अब C वेक्टर आपका B में ऐड हो चुका है। तो एडिशन का एक रूल है कि अगर हमें वेक्टर A में वेक्टर B को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम B को उसी के पैरेलल इस टाइप से डिस्प्लेस करेंगे ताकि B की जो टेल है वो A के हेड को टच कर जाए। तो उसी टाइप से मैंने क्या किया, मुझे यहां पर B वेक्टर गिवन था, मैंने B वेक्टर को डिस्प्लेस किया और कहां लेके आया मैं B वेक्टर को, B वेक्टर आपका एक ऐसी पोजीशन पे आएगा जहां उसकी टेल किससे टच होगी, A वेक्टर के हेड से टच करेगी। देन आफ्टर वी कैन ऐड वेक्टर A एंड वेक्टर B। उसी टाइप से मैंने C को डिस्प्लेस किया और मुझे C को कहां ऐड करना, मुझे C को B के साथ ऐड करना था। तो C की टेल किससे टच होगी, B के हेड से टच होगी। देन आफ्टर C कैन बी इंक्लूडेड विद B। तो देन आफ्टर C को हम इंक्लूड कर सकते हैं B के साथ। तो अब यहां पर ये तीनों वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में आ चुके हैं, अब चेक करते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B
प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। हमें प्रूव करना है जीरो कैसे होगा। तो आपको मालूम है इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था, हमने वेक्टर ए और बी का ऑर्डर सेम रखा था और सी का ऑर्डर अपोजिट लिया था। सी का ऑर्डर कैसा लिया था, अपोजिट टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब चेक करो यहां जो वेक्टर सी है और यहां जो वेक्टर सी है, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है या सेम है। ये एरो कहां है आपकी, ये एरो आपकी कहां पर है, ये एरो आपकी अप है और ये एरो कहां है, ये एरो आपकी डाउन है। इसका मीनिंग ये वाला सी और ये वाला सी दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो यहां बोलो यहां वेक्टर सी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर आपके डायरेक्शन में अपोजिट हैं, ये दोनों आपके डायरेक्शन में अपोजिट हैं, ये दोनों आपके डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो यहां a प्लस बी आएगा, दैट इज माइनस सी, और ये आपका सी वेक्टर है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज जीरो। आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो। इसका मीनिंग वेक्टर सी आपका, ये वेक्टर सी है और यहां जो वेक्टर सी है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकता है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकता है, बट डायरेक्शन में कैसा होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। वो डायरेक्शन में कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो अब यहां पर अगर हम इसको C1 ले लेते हैं और इसको C1 ले लो और इसको C2 ले लेते हो, तो अगर हम इसको C1 ले लेते हैं और इसको हम C2 ले लेते हैं तो क्या होगा कि यहां पर हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे अब C1 प्लस माइनस C2 इक्वल टू जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस C1 प्लस C2 इक्वल टू जीरो, बिकॉज C1 C2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट C1 और C2 डायरेक्शन में अपोजिट हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो अगर आप C1 C2 लोगे तो आपको ये प्रॉपर प्रूफ मिलेगा कि वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका इक्वल टू जीरो कैसे आ रहा है, वो इक्वल टू जीरो कैसे आ रहा है। तो हमने यहां पर ये C2 लिया तो यहां भी C2 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस C2 वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B किसके इक्वल है, दैट इज C1 के इक्वल है, और C1 C2 कैसे है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में कैसे हैं, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं। तो C1 C2 वैल्यू में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो A प्लस बी की जगह क्या आएगा, C1 आ जाएगा, और C2 आपका C1 से अपोजिट है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। तो C1 C2 वैल्यू में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें जीरो मिलेगा, आंसर हमें जीरो मिलेगा। तो ये आपका आइडिया था कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि when three vectors are taken in same order along three sides of a triangle and their sum will be zero। तो ये प्रूफ आपको मिल चुका है कि इन दोनों केसेस में जो आपको C1 C2 मिलेगा वो C1 C2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा, वो डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो ये बेटा अभी हमने डिस्कस किया स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिकल पार्ट में हमें क्या करना है। तो अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो मैथमेटिकल पार्ट में क्या होगा, वी हैव गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन सेम ऑर्डर। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं तो अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है तो थर्ड वेक्टर कहाँ आएगा, इन अपोजिट ऑर्डर, और ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, और ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा। इसको वेक्टर आर ले लो बेटा, क्योंकि आर का मीनिंग क्या होगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आर क्या होगा, आर वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, आर का मीनिंग क्या होगा, इट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे लेंथ निकालनी किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की, मुझे लेंथ निकालनी किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की। ये मेरा क्वेश्चन है,
दैट इज लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लेंथ का मीनिंग मैग्नीट्यूड, लेंथ का मीनिंग है मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड इट इज इक्वल टू आर। तो अगर आप वेक्टर आर के ऊपर से एरो हटा दोगे, तो वेक्टर आर के ऊपर से अगर एरो हटाओगे तो सिंपल आर क्या होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो अब यहां पर हम पॉइंट मार्क करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो बेटा अब सी पॉइंट से हम क्या करेंगे, हम सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, इट इज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ वेक्टर ए। तो आप इस एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हो, इट इज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो वेक्टर ए आपका किसके ऊपर चलेगा, इट विल मूव ऑन एक्स एक्सिस, इट विल मूव ऑन एक्स एक्सिस। तो अब चेक करते हैं, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमने डी ले लिया। तो अब अगर हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ क्या है मेरे पास, दैट इज ए सी। तो ए सी बेटा किसके इक्वल है, ए सी इक्वल टू आर, ए सी इक्वल टू आर। मैंने आपको बोला था कि वेक्टर के अंदर दो आपको चीजें मिलेंगी, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो वेक्टर इज मेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आप डायरेक्शन हटा दोगे तो सिर्फ उसके पास क्या बचेगा, उसके पास सिर्फ वैल्यू बचेगी। इसका मीनिंग अगर आप डायरेक्शन वाली जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एरो को हटा दोगे तो हमारे पास किसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अब हमें इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, दैट इज ए सी। और बेटा ये कैसे फाइंड आउट होगा, हमारे पास सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल यहां मिली हुई है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है वो, दैट इज ए, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, दैट इज ए सी डी। अब ए सी डी में ध्यान रखना बेटा, ए सी डी में हमारे पास ए डी क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, सी डी, दैट इज परपेंडिकुलर, और ए सी क्या होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो अब यहां पर लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो सिंपल क्या आएगा, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और बेटा ये सेम मेथड हमने कहां अप्लाई किया था, इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब चेक करो, यहां पर जो वेक्टर बी है, यहां पर जो वेक्टर बी है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा। तो अगर मैं ए को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ए का हेड आगे आ जाएगा और ए की टेल पीछे रह जाएगी। अब चेक करो, ये जो बी पॉइंट है यहां पर किसकी टेल मीट कर रही है, टेल ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो जहां हमें दो वेक्टर्स की टेल मिलेंगी तो वहां पर हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर वेक्टर ए में और वेक्टर बी में कितना एंगल है, दैट इज थीटा। अब चेक करो, यहां किस किस की टेल है, ए पॉइंट पे यहां वेक्टर आर की टेल है, टेल ऑफ वेक्टर आर, और यहां और किसकी टेल है, दैट इज टेल ऑफ वेक्टर ए। तो ये वाला एंगल किसके बीच में बना, अल्फा एंगल किसके बीच में बना बेटा, अल्फा एंगल इज इन बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। तो ये एंगल आपका अल्फा किसके बीच में, वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में। अब चेक करो बेटा कि यहां पर, अब चेक करो यहां पर वेक्टर बी, अब यहां पर चेक करो वेक्टर बी ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, चेक करना बेटा, वेक्टर बी ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। वेक्टर बी ने कितना एंगल बनाया ए के साथ, दैट इज थीटा। अब चेक करके बताओ वेक्टर ए आपका किसके ऊपर है, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो वेक्टर बी ने कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा। तो बेटा ये आपको अंडरस्टूड करना है कि वेक्टर ए ने कितना एंगल बनाया वेक्टर
सॉरी वेक्टर बी ने कितना एंगल बनाया वेक्टर ए के साथ, दैट इज थीटा, और वेक्टर बी ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा। वेक्टर ए किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वेक्टर ए आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वेक्टर बी का एंगल विद एक्स एक्सिस भी क्या होगा, थीटा होगा, और वेक्टर बी का एंगल ए के साथ कैसा होगा, वो भी थीटा ही होगा। अब चेक करो वेक्टर बी का यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आएगा, दैट इज बी कॉस थीटा, और वाई के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आएगा, दैट इज बी साइन थीटा। तो यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आएगा, बी कॉस थीटा, और वाई के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आएगा, बी साइन थीटा। तो बेटा चेक कर लेना, गलती से कभी यहां बी साइन थीटा ना बोल दिया हो तो इसको करेक्ट कर लेना कि यहां बी कॉस थीटा आएगा और यहां पर बी साइन थीटा आएगा। अब चेक करो कि जो बी डी पार्ट है आपका, बी डी, ये बी डी पार्ट किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब चेक करो जो आपका सी डी पार्ट है, सी डी, ये सी डी हो जाएगा, ये जो वर्टिकल पार्ट है दैट इज सी डी, तो आप इसको ऐसे लिखो, ये सी और ये डी। अब सी डी किसके इक्वल होगा, दैट इज बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। तो अब यहां वैल्यू पुट करो बेटा, ए सी किसके इक्वल है, ए सी आर के इक्वल है, तो आर स्क्वायर, अब बोलो ए डी, ए से डी तक हमें लेंथ क्या मिलेगी, वेक्टर ए का बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल ए बी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, दैट इज ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी डी बोलो क्या है आपके पास, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे हमें आंसर क्या मिलेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब अगर आपको यहां पर आर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हमें ए और बी को पैरेलल करना पड़ेगा। तो अगर ए और बी हो जाएंगे पैरेलल तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सो व्हेन एंगल इज 0 degree between A and B, then R maximum equal to A plus B. And when angle between A and B becomes 180 degree, then R minimum equal to A minus B. And when angle becomes 90 degree between vector A and vector B, then R equal to under root A square plus B square. तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आर की कब आएगी, जब वेक्टर ए और बी में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब मिनिमम वैल्यू कब आई, जब वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उस केस में आंसर क्या आएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी टाइप से बेटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा, तो अल्फा के लिए मैं क्या लगाऊंगा, 10 अल्फा। नाउ 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सी डी, बेस बोलो ए बी प्लस बी डी। नाउ सी डी बोलो क्या है आपके पास, बी साइन थीटा अपॉन ए बी बोलो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका 10 अल्फा यहां से आ चुका है। तो अब यहां से अगर आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बेटा इस टाइप से हम ट्रायंगल लॉ के अंदर टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब दोनों वेक्टर कहाँ होंगे, अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और दोनों वेक्टर का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। और तीसरा जो वेक्टर होगा, जो थर्ड वेक्टर होगा, उसका ऑर्डर ए और बी से होगा अपोजिट, अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो अगर हमें इसका ऑर्डर ए और बी के ऑर्डर के इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा, तो इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिया है।
तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ का मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें आपने वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, और ये सेम मेथड आपने फॉलो किया था इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सेम मेथड आपने, ये सेम मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने फॉलो किया था इन केस ऑफ रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा अब इसके बाद हम अगला टॉपिक करने वाले हैं लेमिज थ्योरम। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज लेमिज थ्योरम। तो बेटा लेमिज थ्योरम क्या है, क्या होती है लेमिज थ्योरम? ये बेटा एक सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये कि when three vectors are acting at single point, when three vectors are acting at single point, then if their sum will be zero, if their sum will be zero, then vector A plus vector B plus vector C equal to 0। तो लेमिज थ्योरम हमें क्या बताएगी? लेमिज थ्योरम हमें क्या बताएगी बेटा? लेमिज थ्योरम है ये। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन थ्री वेक्टर्स, वेक्टर A कॉमा वेक्टर B एंड वेक्टर C acting at a point and their resultant becomes 0, then magnitude of first vector A upon magnitude of first vector A upon sine alpha equal to magnitude of second vector B upon sine beta equal to magnitude of vector C upon sine gamma। This is लेमिज थ्योरम। ये लेमिज थ्योरम है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन थ्री वेक्टर्स, वेक्टर A, B and C acting at a point and their resultant becomes 0, then वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा इक्वल टू वेक्टर C का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या चीज है? तो सबसे पहले अल्फा का लिखो, मीनिंग क्या है ये अल्फा? अल्फा मींस एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड C वेक्टर। नाउ बीटा का लिखो बेटा, मीनिंग एंगल between vector A and vector C। now gamma का मीनिंग एंगल बिटवीन वेक्टर A and वेक्टर B। तो मैंने आपको अल्फा बीटा गामा इन तीनों का मीनिंग क्लियर करके बता दिया है कि अल्फा का मीनिंग क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C, और बीटा का मीनिंग क्या है? वेक्टर A एंड वेक्टर C, और गामा का मीनिंग क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो अब हम इसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे कि अगर तीन वेक्टर किसी एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं और उन तीनों वेक्टर्स का सम अगर 0 आता है तो ये रेशियो आपकी बिल्कुल इक्वल आएगी। ये रेशियोज आपकी बिल्कुल इक्वल आएंगी। नंबर 1 रेशियो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर C इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो ये आपको रेशियोज बिल्कुल इक्वल मिलेंगी। सो दिस इज अबाउट लेमिज थ्योरम। तो ये लेमिज थ्योरम है। तो अब हम फिगर बनाएंगे कि अगर एक पॉइंट पे
3 वेक्टर आपके कंसंट्रेट करेंगे और तीनों का सम अगर 0 होगा तो उस केस में हम तीनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ले सकते हैं और इन तीनों वेक्टर से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं और उस ट्रायंगल के अंदर हम तीनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम रख सकते हैं। रीजन क्या है कि इन तीनों का सम कैसा है, तीनों का सम आपका 0 आ रहा है। तो अब चेक करते हैं बेटा कैसे होगा। ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया P पॉइंट। इस P पॉइंट पे आपका वेक्टर A भी है, इस P पॉइंट पे वेक्टर B भी काम कर रहा है और इस P पॉइंट पे वेक्टर C भी काम कर रहा है। तो ये तीनों वेक्टर आपके एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं और इन तीनों का सम क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0। तो अगर ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे, तो इन तीनों का सम 0 हो सकता है। तो ये हमें पहले से मालूम है कि अगर इन तीनों का ऑर्डर सेम होगा तो इनका वेक्टर सम 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम यहां से लेमिज थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करके ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल के अंदर इन तीनों वेक्टर्स का ऑर्डर कैसा रखेंगे, सेम रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे। हमें इन तीनों का सम 0 करना है तो इन तीनों का ऑर्डर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मीनिंग अब हम लेमिज थ्योरम के बेस पे एक ट्रायंगल को एज्यूम कर सकते हैं और उस ट्रायंगल के अंदर इन तीनों वेक्टर्स का ऑर्डर कैसा रखेंगे, हम ऑर्डर सेम रखेंगे। तो अब चेक करते हैं। वी कैन इमेजिन a point P on which we have application of 3 vectors, vector A, vector B and vector C। अब इन तीनों का सम 0 है और आपको मालूम है वेक्टर A और B के बीच में एंगल बोलो क्या है आपका, दैट इज गामा। तो यहां एंगल पुट कर दो, दैट इज गामा। अब वेक्टर B और वेक्टर C के बीच में बोलो एंगल क्या है, वेक्टर B और वेक्टर C, दैट इज अल्फा। अब वेक्टर A और वेक्टर C के बीच में बोलो एंगल कितना है, दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। अब बनाओ बेटा ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कैसे बनेगी, आपको मालूम है इन तीनों वेक्टर्स का सम कैसा है, 0 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, A के अंदर B को ऐड करोगे और फिर उसके बाद B के अंदर किसको ऐड करोगे, C को ऐड करोगे। तो सबसे पहले हमें वेक्टर A ड्रॉ करना है, फिर हम इसके अंदर किसको ऐड करेंगे, वेक्टर B को ऐड करेंगे, फिर हम इसके अंदर किसको ऐड करेंगे, वेक्टर C को ऐड करेंगे। अब चेक करो A B C इन तीनों का ऑर्डर सेम है या अलग अलग है, चेक कर लो पहले। ये तीनों वेक्टर आपके किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तीनों वेक्टर आपके एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीनों वेक्टर आपके एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि A और B के बीच में एंगल हमने क्या लिया था, दैट इज बिटवीन A एंड B, दैट इज गामा। यहां एंगल बेटा गामा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां चेक करो वेक्टर B और वेक्टर C के बीच में हमने एंगल क्या लिया था, वेक्टर B और वेक्टर C बेटा अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। अब वेक्टर C और वेक्टर A के बीच में बोलो एंगल क्या लेंगे हम, वेक्टर A और वेक्टर C, दैट इज बीटा। अब ये एंगल मैंने कैसे फाइंड आउट किए, मैंने वेक्टर A को आगे ट्रेस किया, मैंने वेक्टर A को आगे एक्सटेंड किया। अब यहां रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने वेक्टर A को आगे ट्रेस क्यों किया, मैंने वेक्टर A को आगे एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे वेक्टर A की टेल को वेक्टर B की टेल से टच करना था। मुझे इस पॉइंट पे 2 टेल्स को मीट कराना था, किस किस की टेल्स को, वेक्टर A और वेक्टर B की टेल को। इसका मीनिंग यहां पर जब इस पॉइंट पे 2 वेक्टर्स की टेल आएगी तो हम 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब चेक करते हैं, वेक्टर A की टेल यहां आ गई, वेक्टर B की टेल यहां आ गई, क्योंकि मैंने वेक्टर A को आगे एक्सटेंड कर दिया, वेक्टर A का हेड आगे जा चुका है। तो इस पॉइंट पे मुझे वेक्टर A और वेक्टर B में एंगल मिलेगा, दैट इज गामा। तो अब ये जो आपके अंदर जो एंगल बने हैं, ये एंगल कौन से हैं, दीज एंगल्स आर गामा डैश, और इसको आप ले सकते हो अल्फा डैश, इसको आप ले सकते हो बीटा डैश। आप चेक कर सकते हो
कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल में बीटा एंगल किसके बीच में है, दैट इज बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, और अल्फा एंगल किसके बीच में, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और गामा एंगल किसके बीच में है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा अब यहां पर अगर हम लेमिस थ्योरम की ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को यहां लगाएंगे, तो अगर हमें ये टेक्निक नहीं मालूम कि वेक्टर्स के बीच में एंगल टू टेल्स के ज्वाइन होने के बाद मिलता है, तो हम यहां पर एंगल्स क्या एज्यूम करेंगे, दैट इज अल्फा डैश, गामा डैश और बीटा डैश। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमें ये टेक्निक नहीं मालूम, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि टू वेक्टर्स के बीच में एंगल कब मिलेगा, जब दो वेक्टर्स की टेल आपकी एक पॉइंट पे टच होगी, एक पॉइंट पे ज्वाइन करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मीनिंग जहां दो वेक्टर्स की टेल मिलेगी वहीं पर हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम इन इंटीरियर एंगल्स को एज्यूम कर सकते हैं कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, दैट इज गामा डैश, वेक्टर बी और सी के बीच में एंगल क्या होगा, अल्फा डैश, और वेक्टर ए और सी के बीच में एंगल क्या होगा, दैट इज बीटा डैश। अगर हमें इन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने वाली टेक्निक नहीं मालूम, तो हम रफली एज्यूम करेंगे कि ये जो एंगल्स हमें गिवन है, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश, ये एंगल्स आपके इन वेक्टर्स के बीच में एंगल्स हैं। तो अब हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, अब हम लेमिस थ्योरम की ये प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, अब चेक करते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या लिखेंगे, दैट इज साइन अल्फा डैश, इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नीचे क्या लिखेंगे, साइन बीटा डैश, और यहां पर क्या लिखेंगे, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा डैश। तो आप चेक करके बताओ बेटा, ये कंप्लीट एंगल बोलो कितना है, यहां से लेकर यहां तक एंगल, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं इसको, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एंगल बोलो क्या है, बीटा प्लस बीटा डैश, इट इज 180 डिग्री। इसी टाइप से बताओ, यहां पर चेक करके बताना ध्यान से, गामा प्लस गामा डैश इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे यहां बताना अल्फा प्लस अल्फा डैश इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बोलो मुझे वैल्यू बताओ, बीटा डैश किसके इक्वल होगा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, ये वैल्यू यहां चेंज करो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल ए, एरो हटा दो तो नीचे क्या आएगा, साइन 180 माइनस अल्फा, यहां बोलो बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा, और यहां बोलो बेटा सी अपॉन साइन 180 माइनस गामा। अब चेक कर सकते हो आप, ये प्रॉपर्टी है कि साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा ही होगा, ये मालूम है आपको। साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा ही होगा। साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा। इसी टाइप से बताओ, साइन 180 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा होगा। इसी टाइप से साइन 180 माइनस गामा क्या होगा, दैट इज साइन गामा। तो अब बेटा ये आपकी लेमिस थ्योरम की इंडिकेशन आ चुकी है, दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा के इक्वल होगा। ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर हमें वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने की टेक्निक नहीं मालूम है, तो हम इन इंटीरियर एंगल्स को ही एज्यूम कर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल, और वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल। तो अगर हम इन एंगल्स को एज्यूम करेंगे तो बाद में भी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ये थी बेटा लेमिस थ्योरम। अब इस लेमिस थ्योरम का यूज कहाँ होता है, न्यूमेरिकल में इसको यूज कैसे करते हैं, अभी चेक करते हैं। इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि लेमिस थ्योरम आपकी यूज कैसे होती है। अभी चेक कर लेते हैं बेटा। लेमिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पॉइंट पे आपके 3 वेक्टर्स अप्लाई होंगे, वो पॉइंट आपका हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम,
total sum of three vectors becomes 0. Total sum of three vectors becomes 0. It means resultant of three vectors becomes 0. इसका मीनिंग किसी एक पॉइंट पे अगर थ्री फोर्सेस आपके काम करेंगे और तीनों का सम अगर 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में होगा, वो पॉइंट आपका रेस्ट पे होगा, वो पॉइंट आपका स्टैटिक पोजीशन में होगा. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो अब चेक करते हैं कि मेरे पास लेमिस थ्योरम के बेस पे न्यूमेरिकल कैसे गिवन है. वी हैव गिवन टू स्ट्रिंग्स. नंबर 1 स्ट्रिंग आपकी कितना एंगल बना रही है विद वर्टिकल लाइन, दैट इज 30 डिग्री. अब ये नंबर 1 स्ट्रिंग आपकी इस पॉइंट पे फिक्स है और यहां ये किससे अटैच है, एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है. तो यहां इस ऑब्जेक्ट का हमें वेट कितना गिवन है, दैट इज 3 न्यूटन. अब यहां पर एक स्ट्रिंग और भी है. अब ये वाली स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग नंबर 2 है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट कैसा है, 3 न्यूटन है, और ये ऑब्जेक्ट आपका इस P पॉइंट पे रेस्ट पे है. ये ऑब्जेक्ट आपका P पॉइंट पे रेस्ट पे है. चेक कर सकते हो आप, एक ऑब्जेक्ट आपका टू स्ट्रिंग्स की हेल्प से रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है. इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका P पॉइंट पे फिक्स है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई करने के बाद रेस्ट पे रखोगे तो वहां पर आपकी लेमिस थ्योरम अप्लाई हो सकती है. सो व्हेन three forces are acting on single object, an object is at rest, object is in equilibrium, then sum of three forces will be 0. Sum of three forces will be 0. तो यहां पर जो थ्री फोर्सेस बनेंगे वो थ्री फोर्सेस कौन कौन से होंगे पहले चेक कर लेते हैं बेटा. सबसे पहले चेक करो, ये जो 3 न्यूटन है दैट इज फोर्स नंबर 1. 3 न्यूटन क्या है आपका, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज 3 न्यूटन. तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो है 3 न्यूटन. अब चेक करो 3 न्यूटन को किसने बैलेंस किया, 3 न्यूटन को रॉप नंबर 2 ने और रॉप नंबर 1 ने बैलेंस किया. अब चेक कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसको बैलेंस करने वाली कौन कौन सी रॉप है, रॉप नंबर 1, रॉप नंबर 2. तो इस 3 न्यूटन को कौन कौन अपोज कर रहा है, फोर्स इन रॉप नंबर 2 F2, फोर्स इन रॉप नंबर 1 दैट इज F1. अब चेक कर लो F1 और F2 ये दोनों फोर्स किसको अपोज कर रहे हैं, इसको F3 ले लो बेटा, F2 और F3 और F3 बेटा किसको अपोज कर रहे हैं, F2 और F3 आपके F1 को अपोज कर रहे हैं. चेक कर सकते हो आप कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है दैट इज 3 न्यूटन. अब इस वेट को बैलेंस करने वाले, इस वेट को अपोज करने वाले कौन कौन से फोर्सेस हमारे पास हैं, F2 एंड F3. तो हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0. बेटा आप चेक कर सकते हो कि रॉप नंबर 1 में फोर्स मैंने लिया F3, रॉप नंबर 2 में मैंने फोर्स क्या लिया F2, और रॉप नंबर 1 और रॉप नंबर 2 ये दोनों रॉप आपकी किसको बैलेंस कर रही हैं, 3 न्यूटन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रही हैं. इसका मीनिंग यहां जो फोर्स होगा वो F2 है, यहां जो फोर्स है वो F3 है. इन दोनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. और इन दोनों फोर्सेस का जो सम आएगा, इन दोनों फोर्सेस का सम आएगा वो सम आपका इस वेट के कैसे होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा. चेक कर सकते हो आप, ये दोनों F2 और F3 दोनों मिलके किसको अपोज करेंगे, बोथ विल अपोज F1. तो आपको यहां से आइडिया मिलेगा कि F2 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F1. इसका मीनिंग दोनों का सम किसके इक्वल एंड अपोजिट है, F1 के इक्वल एंड अपोजिट है. इसका मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि जो
F2 और F3 का सम है वो किसको अपोज करेगा, वो F1 को अपोज करेगा। तो अब हम यहां पर F1 और F2 और F3 इन तीनों का सम क्या लेंगे, 0 लेंगे। और अब चेक करो बेटा, हमारे पास पिक्चर क्या बनी है, यहां F2 है, यहां F3 है और यहां F1 है। तो आप चेक करके बताओ यहां पर जो एंगल हमें गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। और ये पॉइंट आपका